तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पे। दोस्तों आज हम लोग स्ट्रेटजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन देखिए, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं मेडागास्कर के बारे में, मेडागास्कर दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप है, ये जान लीजिए। मेडागास्कर जो है वो दुनिया का द्वीप के मामले में चौथे नंबर पर आता है। और मेडागास्कर की अगर सिचुएशन स्थिति की बात की जाए तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। बहुत सही दोस्तों, मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और यदि संस्कृति मंत्रालय की बात की जाए तो संस्कृति मंत्रालय में यदि संस्कृति मंत्री इस समय जो हैं वो है किशन रेड्डी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यदि हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। इसी लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। और इनका जो समय था 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन का जो समय था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। और इस 1905 और लॉर्ड कर्जन के इस समय बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। दोस्तों यदि अलेक्जेंडर कनिंघम की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्या कहा जाता है? इन्हें जनक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। और यदि दयाराम साहनी की बात की जाए तो 1921 में सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, पेरिस, एथेंस, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। यदि हम इन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल के कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को। 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख जो हैं थॉमस बाख हैं। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस में। एथेंस के ग्रीस शहर में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि सामिया इमाद फारूकी का संबंध किस खेल से है। सामिया इमाद फारूकी का संबंध किस खेल से है? 4 विकल्प, घुड़सवारी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या इनमें से कोई नहीं। यदि घुड़सवारी की बात की जाए, घुड़सवारी से एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है फवाद मिर्ज़ा। पूछ ले यदि आपसे कि फवाद मिर्ज़ा का संबंध किससे है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घुड़सवारी। और यदि मुक्केबाजी की बात की जाए, बहुत से फेमस नाम, मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, अमित पांघाल, ये सब किस खेल से हैं? तो मुक्केबाजी से। सामिया इमाद फारूकी का संबंध जो है वह किससे है? बैडमिंटन से। किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। बहुत सही, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है। 4 विकल्प, कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? लक्ष्य सेन, दीपा कर्माकर, मैरी कॉम या फवाद मिर्ज़ा। फवाद मिर्ज़ा अभी हमने चर्चा किया, फवाद मिर्ज़ा क्या है? ये फवाद मिर्ज़ा का संबंध जो है दोस्तों यह एक घुड़सवारी करते हैं। और यदि मैरी कॉम की बात की जाए तो मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाज है, सुपर मॉम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लक्ष्य सेन जो हैं ये बैडमिंटन के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। यानी कि हमारा सही आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर क्या है? एक भारतीय जिम्नास्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है। 4 विकल्प, म्यूजिक इज माई लाइफ, म्यूजिक इज लाइफ, म्यूजिक जर्नी, म्यूजिक इज माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ।
पंडित रविशंकर के बारे में बता दूं, पंडित रविशंकर को 1999 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो 1999 को। 2012 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यदि इनके वाद्य यंत्र की बात की जाए तो ये सितार किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो आत्मकथा का नाम है वह है माई म्यूजिक माई लाइफ, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है। किसकी आत्मकथा का नाम एस अगेंस्ट ऑड्स है। तो यदि हम बात करें एशले बार्टी का, एशले बार्टी की आत्मकथा है माई ड्रीम टाइम। इनकी पुस्तक का नाम है माई ड्रीम टाइम। सोनू सूद की बहुत ही फेमस बुक है कि आई एम नॉट मसीहा। सुनील गावस्कर का है सनी डेज, यानी कि शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वह किसकी है, सानिया मिर्जा की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर माना जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है। 4 विकल्प, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है दोस्तों कि भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है। गुजरात की यदि बात की जाए दोस्तों तो गुजरात में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। गुजरात में कौन सी गुफाएं हैं, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। और यदि हम उड़ीसा की बात करें तो धौली गुफा है। उड़ीसा में कौन सी गुफा है, धौली गुफा। और बिहार में है बराबर की गुफाएं, यानी कि भाजा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रैपिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, आपके सामने है। पहला है इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम टैब, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर का। तो यदि हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें दोस्तों, ये 3rd जनरेशन का है। कौन सी जनरेशन का है, 3rd का है। वैक्यूम टैब की बात करें तो यह दोस्तों है 1st जनरेशन का है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है ये है 4th जनरेशन का, यानी कि दूसरी पीढ़ी के लिए जो सबसे सटीक आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन 4 1995, 1946, 1945 या 1965। 1995 की बात करें तो 1995 में हुआ था स्थापना WTO का। यदि 1945 की बात करें दोस्तों तो 1945 में UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1965 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमारा जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1946 में क्या हुआ था, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का दोस्तों यहीं से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस में। बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोवर्स कप किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो रोवर्स कप दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यह किससे संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। 4 विकल्प 1891, 1934, 1941 या 1931 में। तो दोस्तों यदि 1934 की बात करें तो 1934 में दोस्तों रणजी जो क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 1934 में शुरू हुआ था। 1941 की बात करें तो संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है। और रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1891 ईस्वी में। रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1891, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावित किया गया था। यानी कि रामसर सम्मेलन जो होता है ईरान में है, रामसर किस वर्ष भारत को इसमें प्रभावित किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो रामसर समझौता है, रामसर साइट है, उसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को। ईरान में रामसर पर था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। और इसमें भारत की बात की जाए तो 1982 में दोस्तों भारत को रामसर साइट में क्या किया था, सम्मिलित किया गया था।
तो इस समय यदि बात करें भारत में कितनी रामसर साइट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल कितनी है, 75, ठीक है ना। और सबसे अधिक किस राज्य से है, तो आपका उत्तर आएगा तमिलनाडु। बहुत अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, इटली, चिली, ब्राज़ील या माली के। तो इटली की बात की जाए दोस्तों, तो इटली का भी नए पीएम है जार्जिल मेलोनी। और इनासियो लूला डी सिल्वा ये हैं ब्राज़ील के। किसके हैं, ब्राज़ील। दोस्तों यदि ब्राज़ील की बात की जाए तो विश्व का यह 5वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का ये 5वां बड़ा देश है। और ब्राज़ील में काफ़ी का एक बंदरगाह भी है जिसे हम कहते हैं सेंटोस बंदरगाह। बहुत अच्छा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2022 में लता मंगेशकर का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 204 विकल्प, 1999, 2001, 2002 या 2003 में। दोस्तों लता मंगेशकर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इनका जन्म जो हुआ था इंदौर 1929 ईस्वी में। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में 1929 ईस्वी में था। और इन्हें यदि भारत रत्न की बात की जाए तो सन 2001 ईस्वी में। कब दिया गया था, 2001, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि 4 विकल्प में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। यदि हम दाब की बात करें तो दाब की इकाई होती है पास्कल। दाब की क्या इकाई होती है, पास्कल। यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन की इकाई होती है मीटर। सापेक्षिक घनत्व और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, यानी कि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो 4 विकल्प, भेड़ के लिए हुआ, बैल के लिए हुआ, गाय के लिए हुआ या घोड़े के लिए हुआ है। तो यदि हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। पूछ लेता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। तो दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है, जिसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों यदि इसके चौथे मंडल की बात की जाए तो चौथे मंडल में कृषि है। और कभी कभी पूछ लेता है कि 7वें मंडल में क्या है। तो 7वें मंडल में दोस्तों क्या है, दशराग युद्ध है। और 9वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है, सोमरस की। तो ऋग्वेद में दोस्तों यदि अघन्या का बात की जा रही है तो अघन्या जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, गाय के लिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में G20 के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन कब किया गया था। 4 विकल्प, 16 से 17 जनवरी 2023, 8 से 10 जनवरी 2023, 11 से 12 जनवरी 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम बात करें 8 से 10 जनवरी की, 8 से 10 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 11 से 12 जनवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। और 16 से 17 जनवरी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी दोस्तों, वह कहाँ हुई थी, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 से 17 जनवरी 2023। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो भोपाल में वन प्रबंधन अनुसंधान है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून। और लखनऊ में दोस्तों औषधि अनुसंधान दिवस है, वनस्पति औषधि अनुसंधान दिवस कहाँ है, अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है, लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। यदि इनमें से कोई नहीं तो उस जगह का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो क्या करें, शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।